क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P -3, 4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। तो देखिए हमारे पास ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -3, 4। इस पॉइंट की हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी। तो देखिए अगर कोई भी हमारे पास पॉइंट गिवन है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई भी इसी पॉइंट को ले लेते हैं, पॉइंट P हमें गिवन है -3, 4। तो इस पॉइंट में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट -3, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसका इस पॉइंट का एब्सिसा। और सेकेंड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को एब्सिसा और सेकेंड पार्ट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखिए जो एब्सिसा होता है वो तो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और जो ऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इस पॉइंट की अगर हमें डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बतानी है, तो देखिए अगर हम लिखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो किससे शो होती है, ऑर्डिनेट से। तो क्या होगी, 4 यूनिट, 4 यूनिट्स। देखिए डिस्टेंस में हम नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं, और अगर हम इस पॉइंट की डिस्टेंस देखते हैं किससे, वाई एक्सिस से, तो वो कितनी होगी, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, इस पॉइंट P की किससे डिस्टेंस देखनी है हमें, वाई एक्सिस से, फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कौन बताता है, एब्सिसा। तो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, 3 यूनिट। डिस्टेंस में हम नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं, 3 यूनिट्स। बात समझ में आ गई। तो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 4, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें हमें क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कौन सी होगी, 4, ये होगा ना एक्स एक्सिस डिस्टेंस। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P to a circle of radius 5 centimeter is 10 centimeter. The distance of the point from the center of the circle is। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, उस पॉइंट P से सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। उस टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उस सर्कल की रेडियस कितनी की हुई है, 5 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, उस पॉइंट P की सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करनी है कितनी है। तो देखिए पहले हम एक सर्कल इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। इस सर्कल का सेंटर हम यहाँ पर ले लेते हैं O। ठीक है, अब देखिए इस सर्कल के बाहर एक एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, P। एक्सटीरियर पॉइंट P, तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए सर्कल के बाहर, पॉइंट P। तो ये कैसा पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट जो सर्कल के बाहर है। अब देखिए इस पॉइंट P से हमने क्या किया है, सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। तो पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पर टच करता है। तो ये हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। तो इस टेंजेंट ने इस सर्कल को इस पॉइंट पर यहाँ पर टच किया है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
तो इस टेंजेंट ने इस सर्कल को इस पॉइंट पर टच किया हुआ है। इस पॉइंट का नाम हम ले सकते हैं यहाँ पर ए। ठीक है, एक बात आप और याद रखिए, अगर कहीं पर भी सर्कल के टेंजेंट की बात होती है, ठीक है, तो टेंजेंट के साथ उसकी रेडियस को अपने दिमाग में रखिए। टेंजेंट और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है? टेंजेंट और रेडियस दोनों क्या होती हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखिए जहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहीं पर इसकी रेडियस बना दीजिए। तो रेडियस कैसे बनाएंगे? इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये ए ओ क्या आ जाएगी? इसकी रेडियस। रेडियस की लेंथ हमें कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। और इस टेंजेंट की लेंथ हमें कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है? ये 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल यहाँ पर कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। हमें फाइंड क्या करना है? इस पॉइंट P की सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है कितनी है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, इस डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है, ये OP डिस्टेंस कितनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये सर्कल बना, वो ट्रायंगल बना हुआ है, ये कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल। और इस राइट ट्रायंगल की हमें दो साइड की लेंथ पता है और थर्ड साइड की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो राइट ट्रायंगल में जब हमें दो साइड की लेंथ पता होती है और थर्ड साइड की लेंथ हमें फाइंड करनी होती है, तो हम कौन सी थ्योरम यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले लिखिए, देखिए सिंस, यहाँ पे लिखो सिंस AP is a tangent AP is a tangent and OA is a radius। OA क्या है? रेडियस है। ठीक है, और आपको मालूम है रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर AP इज परपेंडिकुलर टू, क्या होगा? ये जो AP है ये किसके परपेंडिकुलर होगा? OA के परपेंडिकुलर होगा। या फिर हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट ये जो एंगल OAP है, एंगल OAP है, वो क्या होगा? 90 डिग्री। और अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका मीनिंग क्या है? ये जो ट्रायंगल है OAP, ट्रायंगल OAP कैसा है? इज ए राइट ट्रायंगल। राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर अगर ये राइट ट्रायंगल है तो हम क्या कह सकते हैं? इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है इसमें कौन सी साइड है? जो 90 के सामने होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है OP। तो जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? बाकी की जो दो साइड होती हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इन दोनों के स्क्वायर क्या क्या होंगे बाकी साइडों के? AP का स्क्वायर और OA का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। आप देखिए इसमें इक्वल के नीचे यहाँ पर इक्वल का साइन लगाइए। AP की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस OA की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज की थी। तो देखिए इक्वल के नीचे यहाँ पर इक्वल, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इक्वल के नीचे यहाँ पर इक्वल,
100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो OP स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में क्या है 125। हमें वैल्यू किसकी चाहिए OP की, तो हमें दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड का क्या करेंगे स्क्वायर रूट। तो देखो OP स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या इसका क्या आ जाएगा, देखिए ऐसे समझिए जब हम OP स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा OP बचेगा ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा OP इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है 125, तो 125 का स्क्वायर रूट क्या होगा स्क्वायर रूट 125 ये होगा। तो OP की लेंथ कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट 125। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये OP क्या है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 125 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं, देखिए स्क्वायर रूट, देखिए 5 × 5 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू, देखिए 5 के ऊपर स्क्वायर बन गया तो ये जिसके ऊपर स्क्वायर होता है स्क्वायर से उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो 5 स्क्वायर ये बना हुआ है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 5 तो स्क्वायर रूट से बाहर हो गया, स्क्वायर रूट में क्या बचेगा ये वाला 5 बचा रह जाएगा स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में 5√5 होता है तो ये आंसर हमारा करेक्ट होता है। ठीक है, अब उसने इसको डायरेक्ट इसी को लिखा हुआ है ऑप्शन में √125, तो आंसर हमारा या तो ये होगा या फिर ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 3, 7, 11, 15, .55 विल मेक द सम 406। तो हमें क्या बताना है इस AP की कितनी टर्म्स का सम 406 होगा ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन समझते हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन समझते हैं। सबसे पहले लिखिए गिवन AP क्या है, गिवन AP, तो हमारी AP क्या है इस क्वेश्चन में 3, 7, 11, 15, .55 तक है, ये हमारी AP है। अब देखिए इस AP में तो यहाँ पे लिखिए हियर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें 3। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4। फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास 4। ठीक है, ये दो चीजें हमें गिवन है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब देखिए हमें ये फाइंड करना है इस AP में 406 कितनी टर्म्स का सम है, तो हम इसे एज्यूम कर लेते हैं लेट 406 be the sum of n टर्म्स। ठीक है, तो हमने ये मान लिया ये जो 406 है ये n टर्म्स का सम है। ठीक है, देयरफॉर इसलिए हम क्या कह सकते हैं Sn इज इक्वल टू क्या होगा 406। Sn का मीनिंग होता है S का मीनिंग होता है सम और n का मीनिंग होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स कितना है ये 406। ठीक है, एंड n इज इक्वल टू हाउ मच, n हमें फाइंड करना है, ये जो स्मॉल n है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए हम
कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे? देखिए, सम के लिए दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है एस एन इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, एक फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 होल इंटू ए प्लस एल, और दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर कॉमन डिफरेंस गिवन है। अगर कॉमन डिफरेंस गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर डी है, डी की वैल्यू गिवन है, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर्मूला क्या होगा? एस एन इज इक्वल टू n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए, एस एन की वैल्यू तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 406 इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है और डी की वैल्यू हमारे पास 4 है। इट इम्प्लाइज दैट 406 इज इक्वल टू n/2, 3 2 जा 6, प्लस 4 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कीजिए, 4 की मल्टीप्लाई n में करेंगे 4n बन जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे माइनस का 4 बन जाएगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट 406 इज इक्वल टू n/2 होल 4n। देखिए, 6 प्लस का है और ये 4 माइनस का है, तो 6 माइनस 4 प्लस के 2 आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट में से 2 को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में से 2 को कॉमन ले लीजिए। इट इम्प्लाइज दैट 406 इज इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन लेंगे बाहर तो 2n आ जाएगा बाहर, अपॉन में क्या है 2, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 तो कॉमन आ गया यहाँ से, तो ब्रैकेट में बचेगा 2n प्लस 1, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा ये? इट इम्प्लाइज दैट 406 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये n बचेगा, n होल 2n प्लस 1, ये आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस राइट हैंड साइड में ऑप्शन से n की वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, जिस वैल्यू पर ये राइट हैंड साइड 406 1 के इक्वल बन जाएगी, तो वही हमारी क्या होगी? n की करेक्ट वैल्यू होगी। ठीक है, तो ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो यहाँ अगर हम n की वैल्यू, ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा 1 है 10। अगर यहाँ पर हम n की वैल्यू 10 पुट करते हैं तो 10 2 जा हो जाएगा 20, 20 प्लस 1 हो जाएगा 21, और 21 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 210 बन जाएगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू 10 नहीं होगी, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है? 210। तो फिर n की वैल्यू कौन सी होगी? n की वैल्यू को 20 को चेक कर लेते हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पर 20 पुट करेंगे, 20 2 जा 40 होगा, 40 प्लस 1 41, और 41 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये 800 समथिंग बनेगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? देखिए, इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 406 बनना चाहिए, लेकिन बनेगा क्या? ये 800 समथिंग बनेगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू ना तो 10 हो सकती है और ना ही ये 20 हो सकती है। अब बचे हमारे पास ये दो ऑप्शन, तो इनमें से कौन सी वैल्यू हो सकती है? तो हम जब इन दोनों में से वैल्यू को यहाँ पर पुट करके चेक करेंगे, तो इनमें से एक वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हम अगर 14 को यहाँ पर पुट करके देखते हैं, तो 14 2 जा कितना होगा? 28, 28 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 29 हो जाएगा, 29 की मल्टीप्लाई n की वैल्यू क्या है? 14, 29 की वैल्यू 14,
29 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो कितना होगा। तो देखिए 29 की मल्टीप्लाई 14 में करके देख लेते हैं कितना होगा। 29 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो कितना होगा। ये हो जाएगा हमारा 604, तो 406 आ जाएगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू जब हम यहाँ पर 14 पुट करेंगे, ठीक है, n की वैल्यू जब हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे 14, तो ये राइट हैंड साइड 406 बन जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी 14 होगी। ठीक है, तो ये तो हम तब करेंगे जब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में होगा। एमसीक्यू में होगा तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके चेक करके बता देंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारा मतलब शॉर्ट क्वेश्चन होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव होगा तो उसमें उसका पूरा फुल प्रोसेस हमें शो करना पड़ता है। तब हम कैसे इसको n की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनानी पड़ेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बना लेते हैं। इट इम्प्लाइज दैट 406 इज इक्वल टू n की मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट में 2n स्क्वायर प्लस n, ये आ गया। 406 को राइट हैंड साइड में ले जाइए। इट इम्प्लाइज दैट इधर जीरो बचेगा, 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 406। ठीक है, अब इस लेफ्ट हैंड साइड को तो आप सॉरी राइट हैंड साइड को तो लेफ्ट में लिख लीजिए और लेफ्ट को राइट में। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इट इम्प्लाइज दैट 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 406 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखिए, एग्जाम में आपको कभी भी इधर नहीं लिखना है कुछ भी। ठीक है, अगर यहाँ पर पेज नीचे पूरा भर जाता है तो नेक्स्ट पेज पे लिखना है। कभी भी एक ही पेज पर एक क्वेश्चन को दो कॉलम में नहीं लिखना है। पहले यहाँ पे लिख दिया फिर उसका बाकी सॉल्यूशन इधर लिख दिया, ऐसे कभी नहीं लिखना है। तो देखिए अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन चुकी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व, तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं कोफिशिएंट। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं हियर a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2, b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1, c इज इक्वल टू हमारे पास क्या है माइनस का 406। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने कोफिशिएंट लिख ली। अब हमें इसके क्या फाइंड करने हैं, रूट जीरोस। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ n। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होगा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 2 है इंटू सी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 406 है अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, देखिए रूट के अंदर क्या बन जाएगा, ये रूट के अंदर इसको सोल्व कर लीजिए। रूट के अंदर क्या बनेगा 1। देखिए माइनस 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे माइनस का 8, और माइनस 8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस। ठीक है, कितना बनेगा वो देखिए, 8 6 जा 48 और 8 4 जा 32, ये आ गया। अपॉन में क्या है 4 है, इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस कितना आ जाएगा ये रूट में 3249 अपॉन में ये क्या है 4। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 3249 का,
देखिए इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, देखिए 3249 का स्क्वायर रूट क्या होता है 57, अपॉन में क्या आ जाएगा ये 4 इज इक्वल टू, देखिए एक बार हम यहाँ पर प्लस का साइन ले लेते हैं, एक बार माइनस का ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा -1 प्लस 57/4 और -1 माइनस 57/4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखिए -1 और प्लस का 57 56 बन जाएगा। 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो तो क्या आएगी, 58 को 4 से डिवाइड करेंगे वो तो नेगेटिव वैल्यू होगी, वो तो इनवैलिड हो जाएगी, इनवैलिड, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 14। इसका मतलब इस AP की 14 टर्म्स का सम क्या है 406। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, a maximum diameter of sphere is carved out from the cube of edge 6 centimeter. The diameter of the sphere is, तो देखिए हमने क्या किया, एक क्यूब है हमारे पास जिसकी एज क्या है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक क्यूब में बना देता हूँ, ठीक है, ये हमने एक क्यूब बना दिया है, ठीक है। देखिए इस क्यूब की एज हमें क्या गिवन है, इस क्यूब की एज हमें क्या गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्यूब की एज हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो ये जो इसकी एज है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 6 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्यूब की जो एज है, देखिए इस क्यूब के अंदर हमें क्या बनाना है, एक स्फीयर बनाना है, ठीक है। इस क्यूब के अंदर हमें एक मैक्सिमम डायमीटर का स्फीयर बनाना है। तो जो मैक्सिमम डायमीटर का स्फीयर होगा वो इस क्यूबिकल बॉक्स के जो फेसेस हैं उन्हें टच करेगा, ठीक है, इन 6 सरफेस को क्या करेगा टच करेगा, ठीक है। तो स्फीयर का उस स्फीयर का डायमीटर कितना होगा, जितनी इसकी एज है उतना ही होगा ना। इसके अंदर जब हम एक स्फीयर बनाएंगे तो मैक्सिमम डायमीटर का स्फीयर हम इसके अंदर बनाएंगे तो उसका जो डायमीटर होगा वो इसकी एज के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा।